माँ, अरे माँ, जल्दी से मुझे तलवार और तीर चलाना सिखा दो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उस सेनाध्यक्ष को मारूंगा, क्योंकि उसने मेरे पिताजी को मारा है। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम अभी छोटे बच्चे हो और ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये तो तुम्हारे खेलने के दिन है, जाओ बाहर जाकर खेलो। लेकिन वो जंगल में जाकर युद्ध का अभ्यास करने लगता है और मन ही मन ठान लेता है कि जिसने मेरे पिताजी को मारा है मैं उसे जरूर मारूंगा। और कुछ समय के बाद रामू एक बड़ा नौजवान हो जाता है। वो अपनी एक मंडली तैयार कर लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि अब से हम सभी अमीर लोगों के यहाँ डकैती किया करेंगे, ताकि अरे क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तुमने सही सुना। अब से हम सिर्फ अमीर लोगों को ही ठगेंगे, क्योंकि वो गरीबों की मेहनत का खाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। और इसी तरह वो मंडली बनाकर एक गांव पर हमला कर देते हैं। वहां पर एक मोटे सेठ का बहुत सा धन, रुपया, पैसा लूट लेते हैं। जब महाराज को ये सब पता चलता है तो वो अपने सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि हमारे इलाके में ये कौन है जो हमारी जनता को परेशान कर रहा है। महाराज, हमने पता करने की कोशिश की है लेकिन अभी पता नहीं चला। ऐसा करो, अपने गुप्तचर चारों ओर भेज दो और उसके बारे में पता लगाओ और उसे जल्दी से पकड़ो। महाराज, हम भी यही चाहते हैं कि उसे जल्दी से पकड़ लिया जाए, लेकिन वो हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह ही चले जाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम जल्दी से उन डाकुओं को पता लगाओ और उन्हें पकड़कर जेल में डालो। जग्गू रामू से आकर कहता है कि रामू भैया, राजा ने गुप्तचर छोड़ दिए हैं, अब हमें कुछ दिन चोरी नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम पकड़े जाएं। अरे तुम तो व्यर्थ में ही डर रहे हो। जानते हो, जब तक हम में से कोई राजा के गुप्तचरों को कोई भेद न देगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग चोरी करते हैं या नहीं। अब हमें बस उस व्यक्ति को ढूंढना है जो हमारी जानकारी राजा तक पहुंचा रहा है या राजा के आदमियों तक पहुंचा रहा है। कल ऐसा करते हैं कि हम दोनों भेष बदलकर राजा के राज्य में जाएंगे। क्या कहा? भेष बदलकर? हाँ, ताकि कोई हमें पहचान ना सके। और जब हम भेष बदल कर जाएंगे तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन हम में से गद्दार है जो हमारी जानकारी राजा के सेनाध्यक्ष तक पहुंचा रहा है। और अगले ही दिन वो दोनों बाजार में भेष बदल कर जाते हैं। रामू एक फल वाला बनकर जाता है और जग्गू एक कपड़ा विक्रेता बनकर जाता है। रामू एक मंदिर के बाहर फल बेचने के बहाने वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर आते जाते लोगों पर नज़र रखता है। उसके पास ही एक बूढ़ा फल बेच रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि अरे क्या बात है, चारों तरफ सैनिक फैले हुए हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि कोई डकैत आया है। क्या कहा? डकैत आया है? तो क्या एक डकैत के लिए इतने सारे सैनिक? राजा ने उस डकैत को पकड़ने के लिए चारों ओर अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। क्या कह रहे हो? क्या अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है? मुझे तो डर लग रहा है। इसी तरह वो बहाने बनाता हुआ चारों तरफ राज्य में घूम रहा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसका एक साथी किसी से बात कर रहा है। ये बाजार क्यों आया होगा, यह सोचते हुए वो वापस आ जाता है और आकर अपने दोस्त जग्गू से कहता है कि मैंने आदिल को बाजार में देखा। पर आदिल बाजार में क्या कर रहा था? उसे तो कोई भी काम नहीं था। आपने किसी और को देखा हुआ होगा या आपको ये वहम हुआ होगा। तब रामू कहता है कि अरे यही मेरे मन का ये वहम नहीं हो सकता, मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना होगा। पर अब हमें बात की तह तक जाना चाहिए। हो सकता है कि यही हम में से वो गद्दार हो जो राजा के सैनिकों तक हमारी जानकारी पहुंचा सकता रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। और अगली सुबह वो सभी इकट्ठे होते हैं। तभी जग्गू कहता है कि आज हम डकैती पर नहीं जा सकते। जो हमने हीरा लाल के यहाँ डकैती करने का मन बनाया था, आज वो नहीं हो सकती है। क्यों? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला हम डकैती क्यों नहीं करेंगे? कुछ तो रीज़न होगा। अरे हाँ, तुम्हें पता है ना, रामू की तबीयत खराब है, इसलिए उसने मना किया है। अगर रामू ने मना किया है तो हम सब तो चल ही सकते हैं ना, तो इसमें क्या जाता है? अरे नहीं, जब रामू ने मना किया है तो हम नहीं जाएंगे। और रामू दोबारा अगले दिन भेष बदलकर फल वाला बनकर दोबारा बाजार में जाता है और वो जानना चाहता है कि सच में उसका दोस्त आदिल ही वो गद्दार तो नहीं है जो दुश्मनों तक उसकी जानकारी पहुंचा रहा है। तभी वो देखता है कि सामने से आदिल आया हुआ है और
सैनिकों से कुछ बात कर रहा है। तभी उसकी नज़र जाती है कि वो एक बुजुर्ग सैनिक से बात कर रहा है और वो बुजुर्ग सैनिक की बातें उसे सुनाई नहीं दे रही, इसलिए वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इनके पास चला जाता हूँ ताकि मुझे इनकी बातें सुनाई दें। और आदिल उसे कह रहा होता है कि वो एक बड़ा विचार कर रहे हैं, वो हीरालाल को ठगेंगे और इसके बदले, जानकारी के बदले में सेनाध्यक्ष उसे कुछ कीमती हीरे जवाहरात देता है और कहता है कि तुम इसी तरह हमें जानकारी देते रहो। और अब मेरा शक पक्का हो चुका है, ये आदिल ही धोखेबाज है, यही हमारी जानकारी उन सभी सैनिकों तक पहुंचा रहा है। और इस तरह सोचते सोचते वो अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर वो जग्गू से कहता है कि तुम, हमारा शक सही निकला। क्या कहा? क्या आदिल ही वो असली गद्दार है जिसने हमसे धोखा किया और हमारी जानकारी हमारे दुश्मनों तक पहुंचाई है? तो क्या अब हमें डकैती छोड़ देनी चाहिए? अरे नहीं, अब मेरे पास एक प्लान है। वो उसे अपना प्लान सुनाता है और इस प्लान में हम सिर्फ दोनों ही होंगे, हम किसी और को इस प्लान में शामिल नहीं करेंगे और मेरे और तुम्हारे सिवा इसके बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस आदिल के कान तक एक भी बात पहुंचे और वो हमें यहाँ पर फंसाकर चला जाए। और फिर अगली सुबह वो दोबारा इकट्ठे होते हैं। तभी जग्गू उनसे कहता है कि हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए और 1 हफ्ते के बाद हम उस सेठ हीरालाल के यहाँ डकैती डालेंगे। और इधर राजकुमार भी चिंतित है कि जिसने जनता को परेशान किया हुआ है। वो अपने सेनाध्यक्ष से कहता है कि ऐसा करो, चारों ओर ये घोषणा करवा दो कि जो भी उसके बारे में बताएगा हम उसे एक मुंह मांगा इनाम देंगे। सेनाध्यक्ष कहता है कि राजकुमार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी और हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और राजकुमार के ऐसा कहते ही गांव में घोषणा करवा दी जाती है, सुनो सुनो सुनो, जो भी उस डकैत के बारे में जानकारी देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जग्गू कहता है कि अरे भाई देखो, अब तो हमें पकड़ने के लिए राजा ने इनाम भी रखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, हमारी शक्ल किसी को मालूम ही नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अब तो हमें अपने गद्दार का भी पता चल गया है और मैं और तुम जब तक अच्छी दोस्ती में रहेंगे तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अरे तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? हम 2 व्यक्ति भला डकैती कैसे कर सकते हैं? तभी सामने से एक सैनिक आता है। ये देखो, ये एक मुख्य सैनिक है और इससे मेरी दोस्ती है, ये मुझे राजमहल की पूरी जानकारी देता है। और महाराज, जैसा आपने कहा था मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ और 5-7 सैनिक ऐसे हैं जो राजमहल में मैंने तैनात कर दिए हैं, आप जब चाहें राजमहल में आ सकते हैं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ जो 2 आदमियों के साथ महल का खजाना लूटने चला हूँ? अरे नहीं, मुझे तुम्हारी इस होशियारी के बारे में पता ही नहीं था। और रात के समय वो दोनों घोड़े पर सवार होकर महल के पिछले दरवाजे से खजाने तक पहुंच जाते हैं। जब वो लूट कर निकल रहे होते हैं तभी सेनापति उन्हें देख लेता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग महल के अंदर कैसे आए और तुम क्या खजाना लूट रहे हो? अरे तुम मरने के लिए क्यों आ गए हो? चुपचाप हमें जाने दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम जान से हाथ धो बैठो। और उन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और इसी तरह युद्ध करते करते वो सैनिक पर हमला कर देता है और सेनाध्यक्ष का धड़ सर से अलग कर देता है। और तभी ये आवाज़ सुनकर राजा आ जाते हैं और राजा को आता हुआ देखकर कहता है कि लगता है इस राजा की भी मौत आई है जो ये हमारी तरफ आ रहा है। और वो दोनों राजा पर भी हमला कर देते हैं और कुछ समय के बाद उनका युद्ध खत्म होता है। राजा को वो तलवार मारकर वहाँ से निकल लेते हैं। ये सब रानी देख रही होती है और राजकुमार भी जग खड़ा होता है और वो दोनों घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और राजा को इस हालत में देखकर राजकुमार बहुत दुखी होता है और कहता है कि पिताजी, मुझे आप आज्ञा दे, मैं उस डकैत को जरूर पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने युद्ध की सभी कलाएं सीख रखी हैं, मैं युद्ध में पूर्णतः निपुण हूँ। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं उसे पकड़ लूँगा और मैं आपको जो उसने जख्म दिए हैं उनका बदला उससे ज़रूर लूँगा। वो सेना की एक बड़ी टुकड़ी तैयार करता है और सेना से कहता है कि हमें चारों तरफ से जंगल से जाते हुए उस डकैत को हराना होगा। सेनापति कहते हैं कि राजकुमार आप चिंता न करें, हम उसे ज़रूर हरा देंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हम 2-4 डकैत को हरा नहीं सकते?
जिन गद्दार सैनिकों ने उसका साथ दिया था, क्या उन्हें सजा मिल चुकी है? हाँ महाराज, उन सभी को पकड़ लिया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। वो लोग अब बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गद्दारी करके बहुत गलत किया है। ये उनके लिए एक सबक है। और वो एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी लेकर चलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर जग्गू और रामू हैं। जग्गू कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि राजकुमार एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ आ रहे हैं और वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जल्दी से जाने लगते हैं। तभी राजकुमार और सेना की टुकड़ी उनके पीछे पहुँच जाती है और राजकुमार और रामू की टुकड़ियों में युद्ध होने लगता है। और इसी तरह उसकी सेना अधिक होने के कारण धीरे धीरे रामू के एक एक साथी को तीर लगता चला जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और क्योंकि राजकुमार भी जो युद्ध कला में पूर्णतः निपुण है, इसलिए उसको हराना अब रामू के बस की बात नहीं है। अब जग्गू को भी तीर लग चुका है, केवल रामू ही रह गया है। अकेला रामू कब तक भागेगा देखता हूँ मैं। और राजकुमार अपना एक तीर चलाता है और घोड़े को लगता है तीर और रामू बेचारा घोड़े से नीचे गिर जाता है। राजकुमार कहता है कि तुमने हमारी जनता को बहुत परेशान किया, मेरे पिताजी को मारा होगा। वो उसे मार डालता है और वापस सारा सोना लेकर राजमहल में लौट आता है।